हेलो, नमस्कार। मैं रंती कुमार पांडे आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने फिज़िक्स के ही चैप्टर पे प्रकाशिकी पे एक वीडियो जारी किया था, बनाया था, जिसमें हम फिज़िक्स के प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन किए थे। साथ ही साथ उसमें हमने परावर्तन के नियमों के बारे में भी अध्ययन किया था। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो ज़रूर करके प्रकाशिकी का वो वीडियो देखिए। आज हम उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है दर्पणों में प्रतिबिंब की रचना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दर्पणों में प्रतिबिंब की रचना। दर्पण, सबसे पहले हम प्रतिबिंब की रचना जानने के पहले ये समझ लें कि दर्पण होता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। वास्तव में जो दर्पण होता है वो 3 प्रकार की होती है। और दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण वह युक्ति होती है जिसमें प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं तब वह अपने पर आने वाली समस्त जो किरणें रहती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पर आने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। अब आते हैं हम दर्पण के प्रकार पे। तो दर्पण जो होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: गोली दर्पण, समतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने कक्षा 10वीं में ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सरफेस पूर्णतः प्लेन होता है। गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले वाली कांच से काट के बनाया जाता है। परवलयाकार दर्पण, उसमें जो बीच का कर्व भाग रहता है वो परवलयाकार का रहता है। दर्पण का एक सतह प्लेन रखा जाता है और दूसरे सतह पर पॉलिश की जाती है। आइए दर्पण को समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारे पास में एक दर्पण है। ये समतल दर्पण का एक प्रकार है जिसमें ये वाली जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ कहलाती है, क्योंकि प्रकाश की जो भी किरणें आती हैं इस सतह पे आपतित होती हैं और परावर्तित होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी माध्यम। पीछे वाला जो साइड रहता है यहाँ पे नॉर्मली ये दर्पण के पीछे में पॉलिश की जाती है ताकि प्रकाश की किरणें पारगमित न हो सके। तो एक बार हम जान गए कि ये दर्पण होता क्या है। दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। ठीक है, ये समतल दर्पण है हमारे पास में। बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में, क्योंकि समतल दर्पण के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। हमारा आज का मुख्य जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा गोली दर्पण के विषय में, कि गोली दर्पण होता क्या है, उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं जिसको हमको जानना अति अनिवार्य है। जब तक हम इन शब्दों से परिचय नहीं होंगे तब तक हम गोली दर्पण के प्रकार या फिर गोली दर्पण की कार्यविधि के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तब गोली दर्पण जान लेते हैं कि होता क्या है। वास्तव में जो गोली दर्पण होता है वह एक गोले को कुछ हिस्से को काट कर बनाई जाती है, जिसका भाग जो रहता है वो वक्री रहता है। कैसा रहता है? वक्री। वक्री अर्थात इस प्रकार से मुड़ा हुआ। इसमें आपको 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। यदि मान लीजिए ये एक गोला है और इस गोले के एक हिस्से को मैं काट के यदि यहाँ से निकाल दूँ तो मेरे पास में ये आधा हिस्सा बचेगा। ये आधा हिस्सा एक वक्र पृष्ठ कहलाएगी। अब इस वक्र पृष्ठ में 2 तरह के सतह हैं। एक सतह है जो दबा हुआ है और एक सतह है ये उभरा हुआ है। सिमिलरली यदि मैं ये जो परावर्तक पृष्ठ जो है इसको बनाने के लिए एक साइड में मुझे पॉलिश करना पड़ेगा। कोई भी साइड में पॉलिश कर सकता हूँ, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारा दर्पण का प्रकार बनेगा। जिस सतह पे हम पॉलिश करेंगे, जिस सतह को हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में रखेंगे, उसी सतह के ही अकॉर्डिंग हमारा दर्पण का प्रकार बनेगा और उसकी कार्यविधि भी सेम, मतलब उसी के आधार पे ही डिस्क्राइब होगी। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में 2 सतह है। ये वाली जो सतह है यदि हम इसको पॉलिश करते हैं और परावर्तक पृष्ठ ये दबी वाले हिस्से को रखते हैं तो ये कहलाता है हमारा अवतल दर्पण, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। इस चित्र में आप ध्यान दीजिए, ये वाली जो हिस्सा है ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पे पॉलिश की गई है, अर्थात उभरे वाले हिस्से पे पॉलिश की गई है। यदि हमने उभरे वाले हिस्से पे पॉलिश किया तो वह हमारा क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। इसके अपोजिट अर्थात उत्तल दर्पण में हमारा जो दर्पण बनेगा वो उभरे वाले हिस्से को हम परावर्तक पृष्ठ रखेंगे और
जो दबा वाला हिस्सा रहेगा उस हिस्से पे हम पॉलिश करेंगे। तो हमारा जो दर्पण बनेगा ये क्या कहलाएगी, उत्तल दर्पण कहलाएगी। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुछ कुछ पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है आपका द्वारक। कि द्वारक क्या होता है? द्वारक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, चूंकि वो गोली है तो निश्चित रूप से उसका कोई एक क्या रहेगा, यदि हम उसको सर्कुलर देखें तो दो बिंदु रहेंगे, एक परिधि रहेगा। तो परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु हम ले लेते हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा रेखा रहेगा वही उसका द्वारक कहलाएगा। एक बार और आपको बता दूं कि द्वारक किसे कहते हैं। हमारे पास में एक दर्पण है, तो इसके परिधि है, मान लीजिए हमारे पास में ये सराउंडिंग एक परिधि है। तो इस परिधि में यहाँ टॉप से लेके यहाँ बॉटम के बीच में, ऊपर और नीचे या फिर दाएं बाएं कहीं से भी एक हम रेखा खींचते हैं। और रेखा खींचते हैं तो जो सबसे बड़ी रेखा होगी, अर्थात जो इसके सेंटर से होके जाएगी, समझिए इस यहाँ सेंटर नहीं ना, इसके सेंटर से यदि होके जाएगी, जो बड़ी रेखा होगी वह कहलाएगी दर्पण का द्वारक। अब आते हैं हमारे पास में दूसरा पॉइंट आता है, वो है ध्रुव। कि ध्रुव किसे कहा जाता है? तो दर्पण का ध्रुव जो होता है वह इस दर्पण का मध्य बिंदु होता है, जिसको हम ध्रुव या फिर पोल कहते हैं। इसको P से दर्शाया जाता है। दर्पण का ध्रुव अच्छे से पता चल गया होगा। दर्पण होगा दर्पण का मध्य बिंदु। यदि मान लीजिए ये मेरे पास में दर्पण है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, जो बीच का पॉइंट होगा, ये हमारा कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। ओके, फिर इसके बाद में आता है हमारा वक्रता केंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होती है। ये वक्रता केंद्र क्या है? मान लिया जाए हमारे पास में एक गोली दर्पण है। अब जाहिर सी बात है कि गोली दर्पण जो रहेगा वो किसी न किसी गोले का भाग होगा। मैंने अभी कहा कि गोली दर्पण किससे बनाया जाता है, तो किसी गोलीकार जो कांच रहता है उसको बीच से काट के बनाते हैं। तो ये गोला है। अब ये गोला है तो इसका बीच का कोई पॉइंट होगा जो उसका सेंटर पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से यदि मैं मान लो इस गोले को क्या कर दूं, एक गोला बना दूं, गोली दर्पण का एक गोला बना दूं, तो गोला बनाया जाएगा तो उसका एक सेंटर पॉइंट रहेगा। उसी सेंटर पॉइंट को, उसी केंद्र को हम उसका क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी दूरियां हैं याद रखेगा, इसमें जब हम दूरी का मापन करेंगे तो वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव अर्थात पोल से नापी जाएगी। तब पहली दूरी कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी R, जिसको हम कहते हैं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्यों? चूंकि ये गोली दर्पण है तो गोली दर्पण का आधा हिस्सा कहते हैं हम काट के बोल देंगे तो अब गोला तो बोलेंगे नहीं। अब उसको क्या नाम दिया जाएगा? वक्र बोला जाएगा। तो वक्र से बनता है हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। तो इसी प्रकार से ये सबसे पहले हमने जान गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पे हमारे पास में एक मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, इसको हमने बनाया तो इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा, जो केंद्र रहेगा, इस केंद्र बिंदु को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। अब आती है हमारे पास में वक्रता त्रिज्या, पहली दूरी। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? यदि हम ध्रुव से लेके C तक को नापे, मीटर स्केल की सहायता से हम लेंगे और मीटर स्केल की सहायता से हम इसको मेजर कर लेंगे। तो मेजर करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये हमारी कहलाएगी R, जिसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। इसके पश्चात हमारा आता है अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब हम आते हैं हमारे फोकस पे। महत्वपूर्ण है ये फोकस। फोकस क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्टडी करते हैं तो घर वाले की तरफ से या टीचर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात वही होती है कि हमको जनरली ये शब्द तो कॉमन सुनने के लिए मिलता है कि आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये फोकस होता क्या है? तो फोकस मतलब होता है केंद्रित करना, किसी एक पॉइंट पे क्या करना? केंद्रित करना। अब एक केंद्रित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी यदि फोकस है तो इसका भी काम होगा कि लाइट्स को क्या करना? एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो उसके भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लक्षण होगा कि वो किन किन किरणों को क्या कर सकता है? केंद्रित करेगा। सबको केंद्रित करे जरूरी नहीं, तो उसमें एक निश्चित रेज होंगी, एक निश्चित किरण होंगी प्रकाश की, जिसको वो एक बिंदु पे केंद्रित करेगा। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सा केंद्रित करता है, कौन कौन से प्रकाश की किरणों को। यदि मान लिया जाए ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो ये जो C अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी, ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। समस्त जो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे हम इसी मुख्य अक्ष पे ही करेंगे।
एक बार और बता दूं, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और P अर्थात ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी, काल्पनिक रेखा, वास्तव में ऐसा कोई रेखा रहता नहीं है हमारे पास में, दिखता नहीं है कि हाँ चलिए ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पे ध्रुव है, तो दोनों को मिला के एक ठो रेखा खींच देते हैं और हमको लगेगा कि नहीं यार ये ही हमारा वक्रता मुख्य अक्ष है। तो आपको ऐसा कोई भी मुख्य अक्ष दिखाई नहीं देगा, आपको वो एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। जनरली हम जब इमेज देखते हैं तो लेंस हो जाए या फिर कोई भी दर्पण, गोली दर्पण हो जाए, उसमें जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो वो एक के ऊपर एक ऐसा करके हमको दिखाई देती है। जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो दोनों बिंदु जो मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं इमेज है और ये मेरा वस्तु है, ठीक है। ये दोनों के एक साथ जब बनती है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दोनों के कटान बिंदु पे एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई एक लाइन गई हुई होगी, अर्थात इस पूरे त्रिविमीय आकाश को एक समतल में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से यदि एक रेखा यदि हम खींच दें इस समतल से होते हुए, इसमें एक रेखा डाल दें, यही रेखा हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। और वस्तु भी कहाँ होगी? मुख्य अक्ष पे। प्रतिबिंब भी कहाँ होगी? मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष क्या वास्तव होगी? नहीं, यह एक काल्पनिक रेखा होगी। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बता रहे थे फोकस, कि फोकस क्या होती है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी प्रकाश की किरणें क्या होती है? आपतित होती है, तो वह एक बिंदु पर क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी। आप लोगों ने जनरली जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे पास में एक दूरबीन आता है, एक उत्तल लेंस रहती है वास्तव में, जिसको हम लोग दूरबीन कहते हैं। जब हम उसको लाइट के पास में ले जाते हैं तो आप देखिएगा कि लाइट जो होती है वो एक छोटी सी इमेज बनती है, एकदम छोटी सी बिंदु सी इमेज बनती है। उससे हम लोग कागज वगैरह भी जलाए हैं अपने बचपना में, मुझे लगता है आप सभी ये काम किए होंगे। तो वास्तव में वो जो छोटा सा जो दिख रहा है लाइट का, वो है क्या? वो सूर्य से आने वाली जितने भी प्रकाश की किरणें जो उस लेंस में पड़ रही है, उनको क्या कर देती है? वो एक बिंदु पे केंद्रित कर देती है। उसी बिंदु को हम कहेंगे फोकस। ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु पे केंद्रित हुआ है वही बिंदु उसकी क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी, जब वो एक बारीक बिंदु हो जाए। ओके, तो यहां पे हम यह मानते हैं कि जितने भी लाइट आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी? एक बिंदु पे केंद्रित होगी। कहां होगी? ये अवतल दर्पण के बारे में अभी बात कर रहा हूं, मैं उत्तल दर्पण के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक बार और बता लूं, अभी मैं अवतल दर्पण के ही बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे होती है बोल रहा हूं। मिलती हुई प्रतीत होगी कब? जब हम उत्तल दर्पण के बारे में हम बात करेंगे। उत्तल दर्पण में वो आभासी होती है, वहां पे प्रकाश की किरणें फैलती है, लेकिन जब यदि हम उन किरणों को पीछे की ओर मिलाएंगे तब हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह किसी एक बिंदु से, किसी लाइट सोर्स से निकल रही है, एक बिंदु से निकल रही है। तो हमने उसको एज्यूम किया, उसको माना कि वो उस बिंदु से निकल रही है, ठीक है, इसलिए वो काल्पनिक है। लेकिन अवतल दर्पण के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वहां पे वास्तव में वो मिलती है, इस कारण ये फोकस है। अपोजिट भी बोल सकते हैं। मुख्य अक्ष किसी बिंदु, मतलब वह बिंदु जिसकी दिशा में यदि कोई भी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो यदि वह आपतित किरण परावर्तन के फलस्वरूप यदि मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। और ध्यान दे दीजिए, यदि इस डायरेक्शन में यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसा यहाँ पे कोई लाइट की सोर्स है, बहुत दूर से आ रही है, ये लाइट की सोर्स से, ये यहाँ से लाइट आ रही है मान लीजिए, और ये इस बिंदु पे आती है, और इस बिंदु से होते हुए ये दर्पण के द्वारक पे टकराती है, तो जहां से बात को क्या होगा? परावर्तित होगा। परावर्तित होगा तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, और इसे मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकल लेंथ किसे कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा था समस्त दूरियां कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से नापी जाएगी। तो ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहा जाता है। अब प्रतिबिंब की रचना पे आ जाते हैं। चलिए, तो प्रतिबिंब की रचना के लिए मुख्य रूप से दो किरणों की आवश्यकता होती है। पहला जो किरण होता है, और दोनों की हम गुण भी जानेंगे कि उन दोनों किरणों की हम सहायता क्यों लेते हैं। याद रखिएगा, कोई भी इमेज है वो तब बनेगी किसी दर्पण में क्योंकि ये किरण प्रकाशिकी है, अर्थात हमको किरण के थ्रू लेना है। ओके, अब यदि इसको हमको किरण के थ्रू लेना है तो ज्यामिति तो लगेगा ही, है ना, ज्यामिति नियम का हम प्रयोग करेंगे।
तो कोई भी इमेज तब बनता है, फिजिक्स में यह माना जाता है कि कोई भी इमेज तब बनेगा जब दो रेस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तब जाके वो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हमको दो किरण की आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से हम दो किरण कौन कौन सा लेते हैं, जिसके गुण के बारे में हम जानते हैं, जिसके प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि वास्तव में व्यवहार कैसे करता है। सबसे पहला किरण होता है वह किरण जो फोकस से होकर गुजरे, दूसरा किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। दोनों की खासियत क्या होती है? फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाशीय किरण है, ठीक है, वह परावर्तन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसके अपोजिट भी हम बोल सकते हैं, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के फलस्वरूप वो फोकस से होकर जाएगी, उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। वक्रता केंद्र हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वक्रता केंद्र से यदि कोई भी पृष्ठ पे यदि हम रेखा खींचेंगे तो आपको यह बता दूं कि वह उस पृष्ठ पे लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में हमने जान गए हैं कि यदि कोई भी पृष्ठ के लंबवत यदि कोई किरण आपतित होती है तो वह अपना मार्ग बदलती नहीं, वो उसी दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम दो किरण लेंगे। पहला किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा पहला, या तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? वही उसी किरण को पलट दीजिए, जो किरण फोकस की दिशा में क्या होगा? आपतित होगा। दोनों की खासियत, यदि मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर जाएगी, इसका अपोजिट बोल देते हैं। यदि वो फोकस की दिशा में यदि आपतित होती है, ठीक है, तो परावर्तन के फलस्वरूप कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दोनों जान गए? पक्का। चलो दूसरा किरण हमारे पास क्या होता है? जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा? वह बिना विचलन के, मतलब उसमें कोई विचलन नहीं होगा, परावर्तित होगा तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। इसी रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। याद रखेगा, क्या कहेंगे? अभिलंब। ये दोनों हमको तो रेखा पता चल गई। अब अलग अलग पोजीशन से जहां पे यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी? अलग अलग होगी। और इसको जानना सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे ही आप कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करोगे, जिसमें हम परावर्तन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, अलग अलग चीज जानेंगे, जैसे कि 1/f = 1/u - 1/v ऐसा करके है एक, ठीक है। 1/f = लेंस के लिए हम जानते हैं, लेंस सूत्र जो होता है 1/f = ठीक है 1/v - 1/u। दर्पण के लिए 1/u + 1/v होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इन डेरिवेशंस को यदि हल करना है तो हमको ये प्रतिबिंब रचना के बारे में जानना होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। यदि हमको जाननी है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको वस्तु को रखना कहाँ है। जब तक हमको यह नहीं पता रहेगा कि वस्तु को हमको रखना कहाँ है, उसकी पोजीशंस कैसे होगी, तो हमको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा यह हमको पता नहीं चलेगा। इस कारण ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि हमको प्रतिबिंब रचना के बारे में सबसे पहले जानना है। उसका प्रतिबिंब हम रचना कैसे करते हैं और उसकी स्थिति क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमको रखना है किसी भी वस्तु को इन्फिनाइट पे। कहाँ पे रखना है? इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट मतलब अनंत पे रखना है। अब ये अनंत कौन सा बिंदु होगा? तो यदि कोई भी गोली दर्पण है, मैंने बताया था वो गोले से होकर बना हुआ है, तो उस गोले से बाहर का जो बिंदु रहेगा वो कहलाएगा अनंत। याद रखेगा, अनंत मतलब ऐसा नहीं कि असीमित दूरी से आ रहा है। अनंत की परिभाषा ऐसा नहीं है। हम फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो अनंत उस बिंदु को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र से क्या हो? बाहर हो। चाहे आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ो, चाहे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ो, किसी भी फील्ड में पढ़ो, जब भी आपको अनंत की परिभाषा देनी होती है तो अनंत वह बिंदु होता है या वहां पे होता है उसकी पोजीशन जो उसके क्षेत्र से बाहर हो, वो हमारी कहलाती है अनंत। तो यहाँ पे भी हमारे पास में अनंत होगा। तो ये गोली पृष्ठ कोई भी गोले से यदि बाहर का कोई बिंदु रहेगा वो हमारा कहलाएगा अनंत, इन्फिनाइट। यदि हम इन्फिनाइट पे रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो चूंकि इन्फिनाइट पे है तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अनंत से आने वाली जितने भी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, उसको क्या माना जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है। यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी किरणें आ रही है तो हम जानते हैं कि वो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। अर्थात जो उसका प्रतिबिंब रहेगा वो कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये कहता है जब कोई भी वस्तु की स्थिति यदि अनंत पर हो, कहां पर हो? अनंत पर हो, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक की पहचान क्या होती है? कि वो हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक की पहचान यह होती है कि वो हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो F पर बनेगा, उल्टा बनेगा, और इसका आकार जो रहेगा वो एकदम बिंदु आकार का रहेगा, एकदम छोटा रहेगा। ठीक है, वस्तु बहुत बड़ी रहेगी तो भी उसका जो साइज है,
प्रतिबिंब का वो एकदम छोटा रहेगा, ठीक है, उल्टा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। इसको हम जनरली लेंस में करके देखें, उत्तल लेंस में जब हम रखते हैं सामने में लेंस को, तो एक छोटा सा जो बिंदु बनता है वो वास्तव में सूर्य की इमेज होती है। किसकी इमेज होती है? सूर्य की इमेज होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि सूर्य कितना बड़ा और उसका जो प्रकाश एकत्रित हुआ है, अर्थात जो सूर्य का जो फोटो बना है, जो इमेज बना है, वो कितना बड़ा। यदि हम दोनों की तुलना करेंगे तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। इस कारण हम उसको कहते हैं कि वो बिंदु आकार की होती है। किसकी तुलना में? वस्तु की तुलना में उसका जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, इस कारण वो बिंदु आकार का होता है। पहली स्थिति समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम दूसरी स्थिति में। ये आप किरण प्रकाशिकी है, आप खुद कर सकते हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है आसानी से बता दूं। यदि हम यहाँ पे कोई भी एक दर्पण बनाते हैं तो ये P पहले आप ले लीजिएगा, पोल ले लीजिएगा। यहाँ से हम मुख्य अक्ष क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक निश्चित डिस्टेंस, याद रखिएगा दूरी बराबर होनी चाहिए ना। पहले दूरी यदि हम 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर F खींचते हैं, तो वहाँ से ही 5 सेंटीमीटर पे हम क्या डालेंगे, C डालेंगे वक्रता के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो R होता है वो 2F होती है, जिसको हम आगे सिद्ध भी करेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस की 2 गुनी होती है। यदि हम फोकस को 5 ले रहे हैं तो P से यहाँ तक C की जो डिस्टेंस रहेगी वो 10 सेंटीमीटर की रहेगी। तब हमारा जो चित्र बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत सॉलिड बनेगा। आपको किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से जान जाओगे कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा। एकदम आसानी से रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको समझिए, एक किरण प्रकाशिकी है, इसमें हमको केवल काम करना है, ठीक है। पहला काम हमको क्या करना है कि यदि हमको एक वस्तु ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक वस्तु लिया है, ध्यान दीजिए AB। अब यहाँ से मैंने कहा था 2 किरण की आवश्यकता होगी। पहला किरण जो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, दोनों रेखाओं को आप देखिए दोनों परस्पर समांतर है। तो समांतर होगी तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने ये भी कहा था कि दूसरा जो रेखा है वो हमको कहाँ से गुजारना है, दूसरी किरण, तो वो C से गुजारना है दूसरी किरण को। अब यहाँ से C से गुजारेंगे तो वो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु वो कहाँ पे बन रहा है, ये उसका कटान बिंदु है, इसको हम कह सकते हैं A' और ये हमारा नाम रहेगा B', ठीक है। अब आप कंपेयर करो इसका आकार और इसका आकार, दोनों का आकार में कुछ पता चल रहा है डिफरेंस। पहला नंबर हम देख लेते हैं, इसका सिर ऊपर है तो इसका सिर कहाँ है, नीचे, अर्थात ये जो प्रतिबिंब बनी है वो पहली क्या बनी है, उल्टी बनी है। दूसरा, जैसे ही प्रतिबिंब उल्टा बना मैंने कहा था वो क्या होगा, वास्तविक होगा, तो ये वास्तविक भी होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देख रहे हैं, इसमें स्पेशली हमको ये दिखाई दे रहा है, कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद देख सकते हो कि इस वस्तु की तुलना में ये प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, छोटा है। 2 हो गया। तीसरे नंबर में हम आते हैं C पर। तो C पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके लिए हम C पर है तो 2 प्रकाशीय किरणें डाल देते हैं, ठीक है। पहला नंबर में जो फोकस होकर जा रही है, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दोनों को यदि हम देखते हैं तो वो कहाँ पे बन रहा है, C का प्रतिबिंब C पर ही बन रहा है। इस कारण C पर यदि हो या अर्थात 2F पर हो तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, तो उल्टा है तो भैया क्या रहेगा, क्या रहेगा, तो वास्तविक रहेगा। सिंपल सी बात है। इसके पश्चात आप ये वास्तविक हो गया, उल्टा भी हो गया, साथ ही साथ ये वस्तु के बराबर होती है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की यदि वस्तु है तो इमेज का जो लंबाई है वो भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा, अर्थात बराबर होती है। चौथा नंबर का जो हिस्सा है वो है C और F के बीच में। अब इसको पलट दीजिए, प्रकाश की उत्क्रमणता सिद्धांत लगा दीजिए कि प्रकाश यदि इस मार्ग में जा रही तो यदि इस मार्ग में लौट रही तो इस मार्ग से आएगी तो वो इस मार्ग से जाएगी। ऐसा हम उसको पलट सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम पलटते तो यदि हम वस्तु कोई, अब इसको वस्तु मान लीजिए, A' और B' को यदि मैं वस्तु मान लूँ, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, C और इन्फिनाइट के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, C और F के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो वह इन्फिनाइट और C के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि आप देख लीजिए एक दूसरे के विपरीत है। साथ ही साथ बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वस्तु छोटा है और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, और कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है वो है F पर। यदि हम मान लो फोकस पे रखते हैं तब क्या होगा, तो ये भी प्रकाश की उत्क्रमणता सिद्धांत का पालन कर रही है कि नहीं। ध्यान दीजिए, जब अनंत से कोई वस्तु आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। यदि मैं फोकस पे रख दूं किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। जैसे हम दर्पण को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दर्पण यदि हम देखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भैया हम ये तो भी कह सकते हैं ना, यदि मुझे वहां पे रख दिया जाता तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, यहाँ, ठीक है। यदि उसको वस्तु मानूं तो उसका प्रतिबिंब कौन हुआ, मैं हुआ। यदि मैं वस्तु हूं तो मेरा प्रतिबिंब कौन हुआ, वो हुआ।
प्रकाश की उत्क्रमणता सिद्धांत यही पालन करती है। यदि मैं यहाँ से दूर से रख दूं दर्पण को तो हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ये वाली हिस्सा हमारा वस्तु हुआ, तो वो दर्पण में जो बन रहा है वो उसका प्रतिबिंब है। अब दर्पण वाले को मैं यदि वस्तु मानो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, ये एक वाली मार्कर होगी, वो क्या होगी, प्रतिबिंब होगी। तो इस प्रकार से हम प्रकाश की उत्क्रमणता सिद्धांत बना सकते हैं इसको। तो यदि हम फोकस पे रखें किसी वस्तु को, कहाँ पे रखें, फोकस पे रखें किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे और बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ओके, वास्तविक रहेगी। अगला है, ये महत्वपूर्ण होती है P और F के बीच में, ये सबसे खासियत है, लास्ट वन। अच्छा समझ आइए, यदि हम मान लेते हैं किसी वस्तु को F और P के बीच में रखें, अर्थात ध्रुव के बीच में रखें, तब हमारा जो प्रतिबिंब है, मैंने कहा था प्रतिबिंब रचना का निर्माण कोई भी दो किरण रहेगी उनके प्रतिच्छेद बिंदु के कारण ही होगा। जब तक वो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगी तब तक हमारा वह प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, इसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर में यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरी, यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरी। अब ये परावर्तन के फलस्वरूप, तो भैया ये तो कहीं अन्यत्र जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है यदि ऐसा करके। तो यदि मान लीजिए यदि हम इन किरणों को क्या कर दें, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे कटान बिंदु। अब पीछे में तो इमेज बनेगा नहीं, तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे, आभासी। और आभासी की खासियत क्या होती है, तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो सीधा बनती है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए ये बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इस प्रकार से आपने अभी जाना किसके बारे में, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की रचना के बारे में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब रचना केवल एक ही प्रकार की होती है, उसमें कोई अलग अलग पोजीशंस नहीं होती है। उसमें जो प्रतिबिंब रहेगा वह हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब हमारे पास में आता है कि हम दर्पणों की पहचान कैसे करें। तो दर्पणों की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। पहला नंबर होता है स्पर्श करके। दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है, दो तरीके से की जाती है। पहला नंबर में है दर्पण को स्पर्श करके। यदि हम दर्पण को स्पर्श करते हैं तो हमें यदि परावर्तक पृष्ठ अर्थात जिस पृष्ठ से हम देखते हैं, यदि ये पृष्ठ हमको दबा हुआ लगता है, तो अब हम उसे कहेंगे वो अवतल दर्पण है। यदि हम उसी पृष्ठ को फिर से स्पर्श करते हैं और यदि वो हमको लगता है कि वो उभरा हुआ है, हल्का सा बाहर की ओर निकला हुआ है परावर्तक पृष्ठ को, तब हम उसे कहेंगे कि वह उत्तल दर्पण है। ये तो था किसके द्वारा, स्पर्श करके। लेकिन यदि हमको स्पर्श ना करने दिया जाए तब क्या होगा, तब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान करने का एक तरीका बहुत अच्छा है कि इसका इमेज देख लिया जाए। अब इमेज में एक चीज बस समान हो सकती है, दूसरा नहीं। यदि मान लो दोनों प्रतिबिंब सीधी बन रही है, यदि हमको ऐसा इमेज दिखा दिया गया कि ये वस्तु है और ये है, देखिए आप ध्यान दीजिए दर्पण में दोनों जो है वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सीधी बन रही है, तब हम इन दोनों को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वास्तव में अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। प्रतिबिंब देखकर, असमतल दर्पण, तीनों की खासियत है। देखिए आप इसको देख के बता सकते हो कि ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, यदि सीधी बन रही है और यदि ये बराबर है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई यदि बराबर है तब वो समतल दर्पण होगी। यदि मान लिया जाए वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की तुलना में यदि बड़ी हो जाए, अर्थात प्रतिबिंब छोटा हो, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा हो, छोटा हो, तब वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। और यदि मान लो यही आभासी जो प्रतिबिंब है, यदि ये प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है, प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब वह अवतल दर्पण कहलाएगी। तो आप प्रतिबिंब को देख के आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा समतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। एक बार और रिपीट कर दूं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो रहेगा वह सीधा बनेगा। देख लीजिए पार्श्व में बस परिवर्तन होगी। पार्श्व मतलब यदि हम मान लीजिए जाए लेफ्ट उठाते हैं तो हम उसका सामने प्रतिबिंब का राइट उठेगा, यदि हम राइट उठाते हैं तो वो लेफ्ट उठेगा, ठीक है। ये समतल दर्पण में होता है। क्लियर हो गया होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा कि प्रतिबिंब जो रहेगी वो सीधी यदि बन रही है तब वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधी प्रतिबिंब के लिए ना। और अवतल दर्पण है जो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। अब उल्टा दर्पण यदि सीधा प्रतिबिंब बना रहा है तो क्या होगा, तो वह वस्तु से हमेशा छोटा ही रहेगा, याद रखिएगा। इसी कारण कोई भी गाड़ी हो जाए, वाहन जो लगे होते हैं, दाढ़ी साज जो होता है, ठीक है, जो हमारे पास में सैलून वगैरह होते हैं, वहाँ पे जनरली हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का कारण यही होता है कि वहाँ
यदि हमारे पास में कोई भी प्रतिबिंब हो, कोई भी वस्तु हो, उसका यदि हमको इमेज बनाना हो तो हमको छोटा बने, उस फ्रेम में आ जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सोचिए यदि हम वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा। गाड़ियां पीछे से आ रही है तो यदि उसका इमेज बनेगा, मान लेते सीधा भी इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है, तो वो बहुत बड़ा बनेगा गाड़ी की तुलना में। तो हमको तो गाड़ी दिखाई नहीं देगी भैया, पीछे का वाहन तो दिखाई नहीं देगा, गाड़ी के पीछे का वाहन तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस कारण हम जनरली कोई भी वाहन है या ऐसे जगहों में जहां पे हमको छोटा प्रतिबिंब चाहिए रहता है, वहां पे हम जनरली उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। ये जनरली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करें, चाहे आप CBSE का एग्जाम फाइट करें, चाहे आप CGBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम आप फाइट करें। ठीक है, उसमें जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यह भी आशा रखता हूँ कि ये जो दर्पण में जो प्रतिबिंब रचना होती है उसकी कॉन्सेप्ट आज आपकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।